कुछ जो माने लिख नहीं पा रहे हैं अभी भी उस तरह से जैसे लिखना चाहिए, उनमें डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन माने अब इतने बड़े पद पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ शिमला भी रहे, और लेकिन वो स्तर जो उनका होना चाहिए माने वो स्तर बन नहीं पा रहा है। हालांकि वो खुद बना लेते हैं क्योंकि बड़ा पद हो गया है। रमणिका गुप्ता इसी मकान में 1 सप्ताह मेरे साथ रही। मेरा जो नाम हुआ पूरे देश में उसका कारण ये था कि 15 एडिशन में आप लगा लीजिए नवभारत टाइम्स के कितना छपता होगा, लाखों लोगों तक पहुंचती है और कितने पाठक उसको पढ़ते होंगे उस समय। अभी करीब 60 के लगभग किताबें आ चुकी, 60। 95 में पहली आत्मकथा हिंदी बेल्ट की वो अपने अपने पिंजरे है। भाई रमणिका गुप्ता ये कहती है कि मैंने सैकड़ों लोगों से संभोग कराया, तो इसमें बड़ी बात क्या है? जब तक किसी राइटर की कोई किताब नहीं छपे, और किताब भी ऐसी जो चर्चित ना हो या कोई पुरस्कार ना मिले, तब तक उसकी पत्नी, उसका घर के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे कुछ समझते नहीं। हाँ, लिखते रहते हैं ऐसी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल कर। उसके लेखन की गंभीरता को नहीं ना कि उत्तरी भारत में केवल 2.5 राइटर हैं। अच्छा। तो सूरजपाल चौहान ने ये सवाल पूछ लिया अपने घर पे, हम भी थे। कहते वाल्मीकि ओम प्रकाश जी आप कई बार ये कह चुके हैं, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि 2.5 राइटर हैं, नाम कौन कौन से बताओ तो सही। क्यों जी। तो मैं भी था। कहते एक नंबर 1 नेमिष राय जी हैं, नंबर 2 मैं हूँ, और आधा आप हो सूरजपाल को। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कंवल भारती और मैं 2 आदमी नियमित रूप से 60 सालों से लिखते रहे, तीसरा कोई नहीं आया। जय भीम। कुछ दिनों पहले मैंने वादा किया था कि दलित दस्तक के जरिए हम तमाम साहित्यकारों के जीवन को आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साहित्यकारों ने जो रचा, हमारे साहित्यकारों ने जैसा जीवन जिया, हमारे साहित्यकारों ने जो लिखा भोगा, और उनका एक ओवरऑल क्या परसेप्शन है दलित साहित्य के बारे में, समाज के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और हमारे साथ इस पहली कड़ी में हैं वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास नेमिष राय जी। 72 साल की उम्र है और तकरीबन 60 सालों का इनका सफ़र रहा है लेखनी का, और वरिष्ठ लेखकों में से एक हैं। आज हमारे साथ हैं मोहनदास नेमिष राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। आपकी उम्र 70 क्रॉस हैं आप, और एक लंबा नज़दीक हैं, और एक लंबा जीवन जिया आपने अभी तक, एक बहुत अनुभव रहा आपका। तो हम इस बातचीत में कोशिश करेंगे कि पाठकों से आपको परिचय करा सकें। हालांकि तमाम लोगों ने आपके बारे में पढ़ा लिखा होगा। सर आप अपने शुरुआती सफ़र से बताइए, कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ और कैसे कैसे फिर आगे बढ़ा? मेरा तो शुरुआती सफ़र मेरा अपना मेरठ शहर, वहाँ से शुरू हुआ, वहीं मेरी शिक्षा हुई। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर मेरठ है, दिल्ली के नज़दीक है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जैसे बीपी मौर्य, उनकी मीटिंग अक्सर होती थी वहाँ। मेरे रिलेटिव भी एमएलए रहे हैं वहाँ, हरी सिंह नाम था उनका। और इसके अलावा मेरठ एक बड़ा जागरूक शहर रहा, बहुत जागरूक रहा है मैंने, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहे हैं। और हमारी जो जाटव गेट बस्ती है उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहे हैं। तो एक कारण तो सबसे बड़ा यह है कि मेरे खुद परिवार में मेरे पिताजी ने 1942 में हाई स्कूल किया, और वो स्वयं नाट्यकार रहे हैं, लिखते पढ़ते रहे हैं। और तो मेरी बहनें वगैरह सब पढ़ती थी, 1950 की बात कर रहा हूँ। मतलब एक पढ़ा लिखा परिवार था। हाँ, पढ़ा लिखा परिवार था। दूसरा, मेरठ शहर एक आंदोलन से भरपूर शहर रहा है दलित संदर्भ में, मैं ये कहना चाहता हूँ। शुरुआत वहीं से माने। तो वहीं मेरठ से में आपका जन्म हुआ शहर? हाँ जी, शहर में। और उसके बाद का सफ़र कैसा रहा सर? आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? नहीं, मेरठ में जैसे ये हो गया, तो दूसरी बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग, पीएस मौर्य, उन्होंने भीम सैनिक अखबार निकाला। और पहला मैं उनको अभी भी इसलिए याद करता हूँ कि
इतना एक कम पढ़े लिखे लोग, बहुत गरीब आदमी, और यूपी गवर्नमेंट ने उनको पत्रकार का जो रिकॉग्निशन होता है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए पास भी दिया बाद में। तो उनके अखबार में मैंने लिखना शुरू किया। माने एक बहुत स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? स्कूलिंग तो प्राइमरी स्कूल हमारे बस्ती में था। इसके बाद थोड़ा किस बस्ती में थे? मेरठ की जाटो गेट, ओके। और उसके ज़रा 1 किलोमीटर आगे सरदार पटेल हाई स्कूल था। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज देवनागरी, उसके बाद नानक चंद डिग्री कॉलेज, उसके बाद मेरठ कॉलेज। वहीं मेरठ शहर में ही सब शिक्षा। कहाँ तक की शिक्षा हुई आपकी? MA BEd मैंने किया। MA BEd किया। माने सर, साहित्य में कैसे आपका रुझान जगा और कब से साहित्य आपने में लिखनी तो शुरू ऐसा है ना कि 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो मेरा शहर, की? और तीसरी चीज़ मैं बता नहीं सका कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ पहला शहर ऐसा है जहाँ सबसे अधिक प्रेस हैं, सबसे अधिक लिखने वाले उस लोग दौर हैं। में था कि आज भी है? अब नहीं है। उस दौर में था। 1940 से लेकर 1970 तक, 80 तक रहा। हर दूसरी कॉलोनी में प्रेस, हर तीसरी कॉलोनी में बाइंडर, हर चौथी कॉलोनी में एक संपादक। एज ए होल मैं बात करता हूँ, दलित या गैर दलित जो भी है, फर्क तो पड़ता है ना। जी। और आए दिन आंदोलन होते थे, प्रदर्शन होते थे, तो उसका असर पड़ता था। तो वो एक मुझ पर असर पड़ा। दूसरे भीम सैनिक बहुत कम उम्र में, हाई स्कूल में ही मैं जब था, तो लिखने की शुरुआत हो गई। गांव जाना हुआ, कहीं उत्पीड़न होता था तो उसको वहाँ जाना होता था। पहला आर्टिकल कौन सा छपा था आपका? किस बारे में लिखा? नहीं, मैं कविता लिखता था। मेरे ख्याल से 60 के दशक में मैंने कविता लिखी, आगोर आंदोलन। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से तीसरी कविता वो बम्बई में 15 साल की उम्र में, ए मैन लाइंग ऑन द रोड पीपल कम सी एंड गो अवे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, ए मैन लाइंग ऑन द रोड। ये लंबी कविता बम्बई में समंदर के किनारे बैठ के लिखी। उस पर फिल्म बनी बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बनाई। हाँ, MA BEd आपने पढ़ाई की। उस वक्त में, जिस दौर में आप पढ़ाई कर रहे थे, MA BEd बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आसान था सरकारी नौकरी में चले जाना। आपने साहित्य का रास्ता क्यों चुना? वो एक लंबी कहानी है, उसको बहुत संक्षेप में मैं बताना चाह रहा हूँ। उस समय बामसेफ का दौर था। मेरठ में लोग आते थे दिल्ली से, बामसेफ के कार्यकर्ता। कुसुम जी, मुझे अभी भी नाम आ रहा है, मेरठ के थे कुसुम जी। वो आते थे, सर्विस करते थे। 1-2 बार दिल्ली आना हुआ तो कांशीराम जी से मुलाकात हो गई। तो मैं उस समय सर्विस कर रहा था, लेक्चरर था। ओके। ये एडहॉक पे? नहीं, परमानेंट नौकरी। अच्छा, परमानेंट नौकरी हाँ, थी। वो था। कहाँ पे सर? मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस जो नहीं, ऑर्डिनेंस का नहीं, मेरठ कैंट का कॉलेज था, CAB इंटर कॉलेज। वहाँ मैं अंग्रेजी और हिंदी इंटरमीडिएट को पढ़ाता था। परमानेंट सर्विस थी। जी। तो दिल्ली आना होता था बीच बीच में। रुचि बढ़ने लगी। उसके बाद इस बीच बामसेफ का जो अखबार था बहुजन सकंटक, उसमें भी लिखने लगा। हालांकि बाद में मैं उसमें एक्टिंग एडिटर भी काम करने लगा। उसके दौरान PCS IAS में अपियर होता रहा। मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी उस समय, और रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करता रहा। हमारे इलाहाबाद जाना पड़ता था एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, और यहाँ दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी मैंने नौकरी की। वो भी परमानेंट थी, बल्कि कंप्यूटर पास किया था। ओके। कब की बात है ये समझ लीजिए 70 के दशक की बात है। ये सारा मेरठ में, और एग्ज़ाम देना, और ये पूरे 10 साल का पीरियड में मेरठ में सर्विस की, जी। दिल्ली में सर्विस की। एक गांव है मथुरापुर, गाजियाबाद के पास, गांव के अंदर टीचर लगा, वो किए। ये पूरा 10 साल का, और 10 साल पहले आंदोलन से जुड़ना।
ये एक पीरियड ऐसा रहा। तो सरकारी नौकरी से आप रिटायर हो गए तब? नहीं, रिटायर नहीं, छोड़ दी थी। ओके। केवल 1.5-2 साल बाद ही नौकरी छोड़ दी थी, परमानेंट रिजाइन कर दिया तब था। आप कहाँ पे थे? कौन सी नौकरी कर रहे मैं उस समय CAB इंटर कॉलेज थे? लेक्चरर किस सब्जेक्ट के? अंग्रेजी और इतिहास में पढ़ाता था। ओके। क्यों छोड़ दी थी सर? वो फिर कांशीराम जी से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गई और फिर इनका अखबार देखने लगा तो मैंने छोड़ दी। मैंने मतलब शुरुआती दौर में आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, फिर कह सकते हैं फिर आप साहित्य की तरफ आए, तो मान्यवर के साथ आप अखबार में जुड़े हैं नौकरी छोड़ के। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो ऐसा है ना कि करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल मैं मान्यवर के साथ रहा। मेरठ वो आते थे मेरे साथ। जी। कई अवसर ऐसे आए, मैंने लिखा है कि यहाँ तुर्कमान गेट पर हम आते थे, मस्जिदों के अंदर हम मीटिंग लेते थे, मान्यवर आते थे साथ में। जी। तो बाद में जाना पड़ता था बाहर, नागपुर जाना पड़ता था, गाज़ियाबाद जाना पड़ता था, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था। तो पूरा समय देना पड़ता था। सदर बाज़ार में बहुजन संगठक छपता था, तो यहाँ से जब मैं पहाड़गंज रहता था तो फिर वहाँ से पैदल जाता था। सुखवीर जी उसके मालिक थे और ब्राह्मण वाली गली में अखबार की प्रेस थी। माने ब्राह्मण वाली गली नाम नाम था, जहाँ से बहुजन संगठक छपता था। हाँ, सुखवीर मालिक थे, वो पिछड़ी जाति के थे। तो मैं जाता था, पूरा अखबार देखता था ना, तो नौकरी करने का सवाल नहीं। तो सर एक नौकरी में जब आप थे तब तो एक बेसिक सैलरी मिलती होगी, आप उन तमाम चीज़ों को छोड़ के आप आए, तो उस समय दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, मुझे को तो उम्र ऐसी थी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे घर वालों को दिक्कत वो जैसा होती है वो उनको हुई, सबको होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि उस समय अब मैं ये भी कह सकता हूँ एक जोश था, माने एक उम्र होती है, काम करने का उम्र होती है, उस उम्र की एक तकाजा होता है, उसकी डिमांड होती है हमको क्या करना है, और चैलेंज स्वीकार करने का एक मादा होता है आदमी में। तो कब तक आप जुड़े रहे हैं बहुजन संगठक से? और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 साल। ओके। और फिर क्यों अलग हो गए? फिर अलग इसलिए हो गया कि कुछ मतभेद शुरू हो गए मायावती जी की वजह से। ओके। कुछ मायावती जी उस समय मतलब कहना चाहिए कि वाम से में 2 ही लोग थे, कांशीराम जी और मायावती, तो कोई सवाल नहीं उठा सकता था। तो बल्कि मायावती जी के बारे में भी मैंने लिखा, हम सम्मान करते थे उनका और मेरे साथ भी जाती थी। कई बार हम अधिकारियों के पास गए हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि उस दौर में बाद में मैं राष्ट्रीय अखबारों में लिखने भी लगा था, लोग जानने लगे थे मुझे। तो मायावती को कम जानते थे, मतलब जो एक्चुअल बात थी, उस वक्त सोशल वर्कर थी, मीटिंग में जाती थी, ठीक है। फिर मेरे साथ जाती थी मायावती, जैसे बिहार में मैकूराम जी थे उत्तर प्रदेश के DIG पुलिस, उनके साथ मायावती जी मेरे साथ खुद गई, पूछा उन्होंने, नैमिष राय जी मैं साथ चलूँ, आप चलिए। और वो मैंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा, और हम सम्मान उनका करते थे। और इसलिए वो जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं उस समय पहाड़गंज रहता था, रात के 12 बज गए, खाने पे बिहार भवन बुलाया, और वहाँ से मैकूराम जी DIG पुलिस, वो मुझसे बहुत प्रभावित थे, वो आए हुए थे पता चला, और वाम से भी प्रभावित थे। तो मायावती जी ने कहा कि नैमिष राय जी मैं साथ चलूँ, मैं आप चलें। देर हो गई तो फिर पहाड़गंज के नज़दीक हम उतरे बस से, तो कहने लगे मुझे देर हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं भी आप मेरे घर चलें। तो रात को मायावती वो मेरे घर पे आई, मेरी मिसेज की नाइट ड्यूटी थी, टेलीफोन एक्सचेंज में सर्विस करती थी। ऊपर छत पे जैसे पहले परंपरागत रूप से सोना होता है, फर्श पे लकड़ी का जीना होता है, ऊपर गए, वो इधर सो गई, मैं इधर सो गया, मैंने तो सुबह हुआ तो वो चली गई। मैंने तो एक संबंध उस तरह से मैंने आंदोलन के साथी के रूप में। तो मतभेद क्यों हो गए? मतभेद एक अति, जिसको हमें कहना चाहिए कि थोड़ा अति थी
मायावती में शुरुआती दौर में ही। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मान्यवर कांचीराम जी मायावती जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, माने जो मायावती कहती थी वो ठीक है, कोई ऐसी बात। अच्छा, बहुजन संगठक से अलग होने के बाद फिर क्या हुआ? बहुजन संगठक से अलग होने के बाद फिर एक बहुजन अधिकार नाम से मैंने अखबार निकाला। अच्छा। वो करीब 16-17 साल चलता आप रहा। एडिटर थे उसके? हाँ। उम्र क्या थी जब आपने निकाला था उसको? अब आप समझ लीजिए ये 81 में पहला अखबार इशू निकला। ओके। मेरठ से निकाला, मेरठ चला गया फिर मैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के बाद नहीं, दिल्ली रहा कुछ समय, पहाड़गंज। उसके बाद फिर दोबारा मेरठ चला गया जी। फिर कुछ समय बाद मैं दिल्ली आया तो वो दिल्ली से पहाड़गंज से छपता था। क्या नाम था अखबार? बहुजन अधिकार। वीकली था? पाक्षिक। उसकी फाइलें छपी हैं दलित विमर्श करके, 4 फाइल अलग अलग छपी हैं। मेरी जो पत्रकारिता रही है वो उसका 60 साल का लेखा जोखा 4 खंडों में है। तो उसे आपने चलाया? हाँ। 8 साल? नहीं, 13-14 साल। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अखबार निकाला, फिर नवभारत टाइम्स में फिर कॉलम लिखने लगा दिल्ली देहात। दिल्ली देहात? हाँ, दिल्ली देहात। करीब 80-90 गाँवों पे लिखा है मैंने। हर क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे? हाँ, हर हफ्ते जाता था। हर हफ्ते मैं जाता था नवभारत टाइम्स, दिल्ली देहात कॉलम, और सप्ताह में एक बार वो छपता था। किस दिन ऐसा कोई निश्चित नहीं था। अच्छा। 1-2 दिन छोड़ के। लेकिन एडिटर कौन थे? एडिटर राजेंद्र माथुर। उनसे आपके संबंध रहे? बहुत अच्छे संबंध थे। कितने सालों तक छपाई? नहीं, पहले तो मैं आर्टिकल ही लिखता था। शुरू में कम से कम 100 आर्टिकल छप गए नवभारत टाइम्स में। 100। तब फिर दिल्ली देहात कॉलम की शुरुआत हुई। विष्णु खरे थे उस समय, सूर्यकांत बाली थे, मधुसूदन थे, SP सिंह भी थे। तो फिर दिल्ली देहात कॉलम, और दिल्ली देहात के आसपास ही, और मैं बताना चाह रहा हूँ जो लोगों को मालूम नहीं है कि मैं एज ए सीनियर रिपोर्टर का हो या उसको तकनीकी भाषा में क्या कह सकते हैं, रिपोर्टिंग भी करता था, और वो हर दिन छपता था। अच्छा। हाँ, आप जो रिपोर्ट देते थे वो NBT में छपता था? हाँ, मतलब हर दिन छपेगा। और उसका एक बहुत विशेष बात मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार करते थे, क्योंकि आदेश थे संपादक के, नैमिष राय जी रिपोर्ट लेके आएंगे, चाहे वो 9 बजे आएँ 10 बजे आएँ। तो नीचे उतरता था मैं, वहाँ नवभारत टाइम्स की बिल्डिंग में छपाई होती थी बड़ी, वहीं जाके फोरमैन मेरे इंतज़ार करता था। तो ऐसे कम से कम 60-70 रिपोर्टिंग बड़ी बड़ी दलितों से संबंधित वो भी मैंने की। कैसा दौर था वो? बहुत अच्छा लगता था मुझे, और मेरा बड़ा नाम था। माने लोग बड़े जागरूक थे और नैमिष राय को पढ़ते थे, और लगा के आम आदमी से खास आदमी तक उसकी रुचि होती थी भी अगला आर्टिकल कौन सा आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपको तो शायद पता है लेकिन दूसरों को नहीं, नवभारत टाइम्स के संपादकीय पेज पे एक ही आर्टिकल छपता था, किसी का भी, चाहे मेरा या किसी का। 2-3 नहीं छपते थे। अच्छा, उस वक्त। और नीचे लेटर टू एडिटर, और लेफ्ट हैंड पे बड़ा आर्टिकल छपा करता था वो, एक ही आर्टिकल। ठीक, जैसे अभी 2-3 छपते हैं। हाँ, और वो कम से कम 15 एडिशन में छपता था। इसलिए मेरा जो नाम हुआ पूरे देश में, उसका कारण ये था कि 15 एडिशन में आप लगा लीजिए नवभारत टाइम्स के कितना छपता होगा, लाखों लोगों तक पहुंचती है, और कितने पाठक उसको पढ़ते हैं उस समय। अच्छा सर, ये जो दौर चला अखबारों में लिखने का, चाहे नवभारत टाइम्स हो, सभी अखबार, जनसत्ता हो, जो भी हो, दैनिक भास्कर, सब। ये कितने सालों का दौर रहा है? ये तो 15 साल लगातार चलता रहा। पैसा मिलता था मुझे, दैनिक भास्कर बहुत पैसा देता था, राष्ट्रीय सहारा बहुत पैसा देता था। तो कब तक, हम लास्ट मान लें तो कब तक आप एक्टिव रूप से लिखते रहे अखबारों के लिए? ये तो अभी 10-12-13 साल पहले छोड़ा मैंने नवभारत टाइम्स। 2000 नवभारत टाइम्स के लिए, के आसपास, हाँ, के लिए वो 13-14 साल पहले छोड़ा, इसलिए कि वो हाथ का लिखा हुआ आर्टिकल नहीं लेते थे। उसका टाइपिंग और तमाम चीजें। फिर नंबर 2 संपादक बदल गए थे,
नंबर 3, संपादकों के पास समय नहीं होता था मिलने का, और मेरा भी स्वाभिमान जो है ना वो थोड़ा सा ये होता था मन में कि मैं क्यों जाऊं मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने आप को उस समय बड़ा राइटर समझता था जिसकी पाठक संख्या लाखों नहीं वो करोड़ों में होती थी। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे दैनिक भास्कर के 32 एडिशन थे और संपादक के पेज पे मेरा आर्टिकल छपता था हर एडिशन में। हाँ। नंबर 2, जो लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ही कम, और आपको सुन के खुशी होगी, जी जी। धर्मयुग का विशेषांक वो मैंने ही तैयार किया बम्बई बैठ के, उसके सब पेपर रखे हैं और कौन सा विशेषांक? मैं बताता हूँ, वो 89 ऐसा कुछ मेरे इसमें किताब में भी छप गया है। उसका जो ये जो मुख्य पेज है दलित राजनीति, ऐसा बम्बई में जो बड़ी भीड़ दिखाई है प्रदर्शनकारियों की, अंदर उसमें बीपी मौर्य जी के इंटरव्यू हैं, हाजी मस्तान के इंटरव्यू हैं, मैं मिलता था उनके इंटरव्यू करता था, बात होती थी। 16-17 पेज का वो मैंने ही तैयार किया, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, उसमें 2-3 लोग और थे। गणेश मंत्री मुझे बहुत सम्मान देते थे, वो एडिटर थे। तो धर्मयुग जैसी बड़ी विख्यात पत्रिका का माने विशेषांक तैयार करने वाले सहयोगियों में मेरा नाम था, और बम्बई बैठ के वो मैंने किया, तो एक बड़ी बात थी। तो आप इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, किन किन प्रमुख हस्तियों का इंटरव्यू किया था आपने उस वक्त में? लगभग सभी लोगों को, हाजी मस्तान से लेके और भाई वैद्य जो होम मिनिस्टर थे, और दादा साहब रूपते जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के रहते, वो बुलाते थे मुझे खाने पर। सभी लोग, आर बोले, जस्टिस आर बोले, कोई नहीं बचा। RS गवई मतलब विपक्ष के बड़े लीडर थे, बिहार के गवर्नर बाद में बन गए थे, दिल्ली कई बार मतलब। तो सबसे इंटरेस्टिंग बातचीत किससे रही, क्या यादें हैं? नहीं, इंटरेस्टिंग तो ऐसा है कि अब रामविलास पासवान जी के साथ तो मेरा न्याय चक्र पत्रिका में मैं देखता था जब वो अलग बात है। मैंने कहा हाँ। इंटरव्यू के दौर में कई बार बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होती है किसी से जो याद रहती है। जैसे हाजी मस्तान बड़ा नाम है, एक अपने आप में एक पूरा कैरेक्टर है, फिल्म तक बन चुकी है उन पर, तो उनसे बातचीत कैसी रही थी? हाजी मस्तान का एक मैं बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि मुझसे बहुत प्रभावित थे। उसका कारण था प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े जी ने मुझसे मुलाकात कराई थी। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी दलित मुस्लिम महासंघ बनाया था और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कौन? हाजी मस्तान। पूरा बड़ी पार्टी बना ली थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था बल्कि। तो मैं बम्बई जाता था अक्सर। जो बीच में जो अभी आपके इंटरव्यू में वो बात नहीं आई है, वो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 80 के दशक में DABP में मैं एक रेडियो कार्यक्रम देखता था, एक रेडियो प्रोग्राम ही बनाता था। मेरे चाचा जी सीताराम खोड़ावाल जी वो रिटायर्ड हुए डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से मेरठ के थे। उन्होंने मुझे 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मैं बैठता था, पूरा प्रोग्राम देखता था, 15 दिन बैठता था, बड़ा रूम मिलता था, सब सुविधाएं मिलती थी। 15 दिन बम्बई चला जाता था। वहाँ मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में लिखता था, आर्टिकल लिखता था, मैंने हर महीने जाता था। तो वो उसी दौर में हाजी मस्तान जी से फिर मुलाकात घर पे भी होने लगी, दिल्ली में मुलाकात कई बार हुई। तो एक छोटा सा किस्सा में बस जो तीसरे खंड में आया है मेरी आत्मकथा में, तो लंबा समय हो गया, कई बार मुलाकात होती थी, लोग जाते थे आते थे, जाते पेडर रोड पे रहते थे वो। तो वो चाहते थे मैं उनसे कुछ मांगूं, हाजी मस्तान जी जैसे मांगते हैं लोग। तो मैंने लिखा है, तो हाजी मस्तान साहब कहते हैं नहीं मिश्रा साहब कुछ हमें सेवा का मौका दें, आप बार बार आते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, भाई आप कभी खुदा को याद करते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ खुदा को याद करते हैं। क्या मांगते हैं खुदा से? तो वो समझ गया, उसके आगे फिर वो बोला नहीं। ये बात मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हाजी मस्तान के जूतों के फीते खोलने और बांधने वालों की बड़ी बड़ी शख्सियतों को मैंने देखा पेडर रोड पे जहाँ वो रहते थे,
उसकी कीमत आज अगर लगाएं तो अरबों खरबों में मतलब, क्यों? लेकिन मैं वो ऐसा आदमी रहा और वो उनको प्रभावित करती थी यही बात मेरे बारे में कि भाई नैमिष राय जी ने कभी ऐसे हाथ नहीं फैलाया। तो एक तो बात ये, और बहुत खुली बात करते थे मुझसे। लोग आते थे, जब मैं जाता था तो 2-3 कमांडो टाइप लोग खड़े होते थे, LMG लिए हुए, ये सब थे, तो ऊपर फिर फ़ोन करते थे, ऊपर मिलना होता था। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत रेस्ट्रिक्शन थी मेल जोल में, क्योंकि मुलाकात कई बार हो गई, दिल्ली हो गई, या 5 स्टार होटल जनपद आते थे, तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। दूसरे दादा साहब रूपते का इंटरव्यू मैंने किया। तीसरे कांबले साहब थे, MLA कांबले साहब मेरा बड़ा रिगार्ड करते थे, और उसका चरम ये था माने कि वो अपना बिस्तर छोड़ के और फर्श पे खुद सोते थे और मुझे कहते थे आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। मतलब ये मुझे अभी भी याद है, ऐसा क्यों कहते थे मुझे पता नहीं। तो बहुत रिगार्ड करते, तो उनका इंटरव्यू मैंने किया। चौथे ये जो अपनी जो मराठी के बड़े राइटर हैं, नाटककार, नाम हम भूलने लगे, अभी बीच में याद आ जाएगा, उनका हमने इंटरव्यू किया था। सखाराम बाइंडर वगैरह जिन्होंने लिखा, ब्राह्मण समाज के जो हैं, तो उनके घर पे हम गए, तो जनसत्ता ने आधे से ज़्यादा पेज का इंटरव्यू छापा। अच्छा, नेताओं में आप किससे प्रभावित रहे हैं? नेताओं में मैं थोड़े थोड़े समय के लिए प्रभावित हुआ, अलग अलग लोगों से। उनमें सुरेंद्र मोहन जी, जो दलित नहीं थे लेकिन एक अच्छे इंसान रहे हैं, ठीक, उनसे मैं बहुत पढ़ता। मधुलिमीय, ठीक है, और मैं फिर नाम भूल रहा हूँ, रेल मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के थे उनसे प्रभावित रहा। और ये अपने जॉर्ज फर्नांडीज के घर हम जाते थे, रामविलास पासवान जी। और लेकिन कुछ समय के लिए रामविलास पासवान जी जब तक भाजपा में नहीं गए तब तक सबसे मतलब साथ साथ आना जाना, स्कूटर में जाते थे उस समय दौर में। बसें होती थी माने उस समय MP के लिए छोटी बस होती थी, उसमें जाते थे पार्लियामेंट ये। तो बीच में मुझे भी जाना होता था, रास्ते में उतर जाता था मैं कहीं बीच में माने। तो वो ऐसा दौर था, माने प्रभावित था। और कोई विशेष मतलब एक पूरा जो उस समय का सिस्टम था उसके बीच में आप थे, तमाम लोगों से मिलना जुलना, इंटरव्यू करना, खबरें लिखना, मतलब एक बहुत एक्सपोजर मिला आपको, बहुत ज़्यादा। और जो बात छूट रही है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति, उसका मैं मेंबर था, और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिप्टी मिनिस्टर का एक ओहदा होता था। पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग होती थी, माने गुजराल जब ये थे, माने नहीं गुजराल नहीं, जब VP सिंह थे PM उस समय, गुजराल बाद में बने ना जी, VP सिंह के बाद। और जब गुजराल जी बने तब मैं जनता दल के इलेक्शन कैंपेन कमेटी का मेंबर भी बनाया, 9 लोगों पूरे देश से। गुजराल साहब बुलाते थे मुझे बंगले पे। तो और गांधी जी के जो बेटे थे, क्या नाम उनका, सर गांधी जी के बेटे, अच्छा, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा जो हाई लेवल का जो एक पॉलिटिक्स, लुटियन जोन की जो सर्किल थी उसमें आपका एक्सेस था। उसमें मेरा प्रवेश था और सम्मानजनक प्रवेश था। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि मैं पूरे देश में माने उन समस्याओं पे लिखता था। कारण होता है ना भाई, कोई आदमी किसी को क्यों प्रभावित करता है, तो वो पत्रकार के साथ ज़्यादा मतलब कुछ जो माने लिख नहीं पा रहे हैं अभी भी उस तरह से जैसे लिखना चाहिए, उनमें डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन माने अब इतने बड़े पद पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ शिमला भी रहे, और लेकिन वो स्तर
जो उनका होना चाहिए माने वो स्तर बन नहीं पा रहा है। हालांकि वो खुद बना लेते हैं क्योंकि बड़ा पद हो गया है। मेरा जो नाम हुआ पूरे देश में उसका कारण ये था कि 15 एडिशन में आप लगा लीजिए नवभारत टाइम्स के कितना छपता होगा, लाखों लोगों तक पहुंच गया और कितने पाठक उसको पढ़ते होंगे उस समय। अभी करीब 60 के लगभग किताबें आ चुकी हैं। 60 95 में पहली आत्मकथा हिंदी बेल्ट की वो अपने अपने पिंजरे है। जब तक किसी राइटर की कोई किताब नहीं छपे और किताब भी ऐसी जो चर्चित ना हो या कोई पुरस्कार ना मिले, तब तक उसकी पत्नी, उसका घर के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे कुछ समझते नहीं। हाँ, लिखते रहते हैं ऐसी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल कर। उसके लेखन की गंभीरता को नहीं ना ये उत्तरी भारत में केवल 2.5 राइटर हैं। अच्छा। तो सूरजपाल चौहान ने ये सवाल पूछ लिया अपने घर पे, हम भी थे। कहते वाल्मीकि ओम प्रकाश जी, आप कई बार ये कह चुके हैं, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि 2.5 राइटर हैं, नाम कौन कौन से बताओ तो सही। क्यों जी। तो मैं भी था। कहते एक नंबर 1 नैमिष राय जी हैं, नंबर 2 मैं हूँ और आधा आप हो। सूरजपाल को। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कंवल भारती और मैं 2 आदमी नियमित रूप से 60 सालों से लिखते रहे, तीसरा कोई नहीं आया।